हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम क्लास 12th में फ्लेमिंगो बुक जो है क्लास 12th की इंग्लिश सब्जेक्ट उसका हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो फर्स्ट का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। शायद से बहुत से बच्चे इस चैप्टर से रिलेट भी करें। चैप्टर है फर्स्ट, लेकिन उसका नाम क्या है? द लास्ट लेसन, यानी कि आखिरी लेसन। आखिरी लेसन किस चीज का? स्कूल का था वो। एंड इसमें ये राइटर कौन दिए गए हैं? राइटर का नाम है अल्फोंसो डॉडेट। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर किसी को कुछ भी डाउट हो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, सो दे कैन फ्रीली आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन एंड मैं उस डाउट को श्योरली सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। एंड या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले यहाँ से हम अबाउट द ऑथर, हम सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। अल्फोंसो डॉडेट 1840 टू 1897। अल्फोंसो डॉडेट जो थे, उनका जन्म कब हुआ था? 1840 को हुआ था। एंड उनकी डेथ कब हुई थी? 1897 को हुई थी। वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे एंड एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। वो कविताएं भी लिखते थे। द लास्ट लेसन जो ये चैप्टर है, ये कब की बात करता है? ये फ्रैंको पर्शियन वॉर, जब पुराने ज़माने में वॉर बहुत हुआ करते थे। एंड जब फ्रांस और पर्शिया का जब वॉर हुआ था 1870 से 1871 के बीच में, तब की ये बात करता है ये पूरा लेसन, जो कि नाम है द लास्ट लेसन। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। पहले जो पर्शिया के जो नेशंस थे वो अब जर्मनी के नेशन हैं। आज की तारीख में कौन कौन से हैं ऐसे? जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये सारे किस में आ जाते हैं? ये सारे आ जाते हैं अब पर्शिया में, यानी कि रशिया के अंदर आ जाते हैं। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। यानी कि जो फ्रांस के जो कंट्री थे, दो बड़े कंट्री वहाँ के, एक था एल्सास और एक था लॉरेन, ये अब किसके पास चले गए थे? पर्शिया के पास चले गए थे, क्योंकि वॉर में, फ्रैंको पर्शियन वॉर में फ्रांस और पर्शिया का वॉर था एंड पर्शिया जीत गया था। इसकी वजह से फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लॉरेन, वो अब पर्शिया के कब्जे में थे। इन सब चीजों के बारे में चैप्टर है हमारा। इसमें मेनली टू कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला है एक लड़का जिसका नाम है फ्रांस, और उसके टीचर जिनका नाम है एम हेमल। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है वो लड़का जिसका नाम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो था वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था एंड वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था। उसको स्पेशली डर किसका था? कि एम हेमल जो उसके टीचर हैं, वो उसको क्वेश्चन ना कर दे पार्टिसिपल्स पे। तो हुआ क्या था, एम हेमल जो थे उन्होंने थोड़े दिन पहले ही स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया था कि तुम सारे लोग पार्टिसिपल्स जो हैं उसको रिवाइज करके आना, मैं तुम सबको पूछूंगा उस पर क्वेश्चंस। और प्रॉब्लम की बात ये थी कि जो फ्रांस था, जो लड़का था, उसने कुछ प्रिपेयर ही नहीं करा था, उसको सिंगल वर्ड भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में। इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। एंड सेकेंड थिंग क्या थी कि वो बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था, तो एम हेमल के डांट ना पड़े, एम हेमल जो उनके सर है वो उसको डांटे नहीं, इस बात का भी टेंशन था उसको। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट। एंड यही चलते चलते उसके दिमाग में थॉट आने लगे भागते भागते कि क्या मैं आज के दिन स्कूल ना जाऊँ, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बर्ड्स जो है वो भी चिरपिंग कर रही हैं, फिर लकड़ियाँ काटने की आवाज़ आ रही है सॉमिल से, फिर पर्शियन जो सोल्जर हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ वो चलते चलते जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था ना, तो ये सारी चीज़ें वो देखता हुआ जा रहा था। कौन कौन सी चीज़ें थी? एक तो चीज थी कि वार्म एंड सो ब्राइट डे था, यानी कि अच्छा खासा दिन था, सूरज अच्छा उगा हुआ था एंड बहुत ज्यादा प्लीजेंट मॉर्निंग थी। फिर बर्ड्स चिरपिंग कर रहे थे, वुड्स कटे जा रहे थे। सेकंड क्या था? सॉमिल की तरफ वो देख रहा था एंड पर्शियन सोल्जर जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। तो ये सारी चीजें वो नोटिस करता हुआ जा रहा था। अब क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि उसने जो रूल्स थे पार्टिसिपल्स के वो रिसाइट नहीं करे थे, उसने रिवाइज नहीं करे थे एंड वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। अब क्या होता है, वो जाते 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 टाउन हॉल के पास आ जाता है। टाउन हॉल कौन सी जगह होती है? टाउन हॉल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बुलेटिन बोर्ड, यानी कि एक बड़ा सा बोर्ड मारा हुआ रहता है, इस पे खबर लिखी हुई रहती है, यानी कि न्यूज़ लिखी हुई रहती है
पहले के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा चलता था। यहीं पे सारी चीज़ें न्यूज़ एंड कुछ भी कुछ हो जाता था तो यहाँ पे ये बोर्ड पे डिस्प्ले करा जाता था। तो वहाँ से वो गुज़रा, टाउन हॉल के पास से गुज़रा, वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर छपी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हियर। 2 साल से 2 साल से बुरी-बुरी जो खबरें थी, जो वॉर की खबरें थी या सोल्जर्स की खबरें थी और भी ज़्यादा खबरें थी, वो सारी यहीं पे लगाई जाती थी। एंड उस दिन भी कुछ तो लगाया गया था, लेकिन वो जल्दबाजी में था तो उसने पढ़ा नहीं। फिर क्या होता है, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, वो सोच में पड़ गया कि अब क्या लगाया होगा, छोड़ो अब मेरे पास टाइम नहीं है। इसकी वजह से वो फास्ट फास्ट अपने स्कूल की तरफ जाता है। उसी समय क्या होता है, एक ब्लैक स्मिथ वॉचर जो था, यानी कि ब्लैक स्मिथ था जिसकी सरनेम क्या थी, वॉचर, वो वहां पे बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यानी कि इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ स्कूल, तुम्हारे पास अभी तो बहुत टाइम है, आराम आराम से जाओ। यानी कि क्या, जो फ्रांस था उसको लगा कि ये जो ब्लैक स्मिथ वॉचर है ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये मुझे टॉन्ट कस रहा है, तो उसने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया एंड वो चलता बना अपने राह पे। फिर क्या होता है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ। फिर वो दौड़ते दौड़ते कहाँ पे पहुंच गया, एम हेमल का जो लिटिल गार्डन बनाया था, जो उसके टीचर थे उन्होंने जो गार्डन बना के रखा था, वो वहां पे पहुंच गया। और वो दौड़ते दौड़ते जा रहा था, इसकी वजह से वो हाँफ गया, लेकिन वो गार्डन के वहां पे पहुंच गया। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Usually क्या होता था, जब भी स्कूल स्टार्ट होता था इन द मॉर्निंग, तो हमेशा हसल बसल रहती थी स्कूल के अंदर। इसका मतलब क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क होता रहता था, यानी कि जो बच्चे थे वो डेस्क को ओपन बंद करते रहते थे। फिर लेसन जो थे वो सब लोग यूनिसन, यानी कि सब लोग एक साथ मिलकर जो पढ़ाया था उसको लाउडली रिपीट करते थे मैडम लोगों के साथ। दूसरे बच्चे क्या करते थे, कान पे जो थे अपने हाथ रख देते थे, जिससे हमें मालूम है ना, जैसे कान पे हाथ रख के अगर हम बोलते तो थोड़ा अलग सा साउंड करता है, तो वो सब करते थे। फिर टीचर्स अपने रूलर्स को, यानी कि जो स्केल रहता था, वो अपने बेंचेस पे ऐसा टैप करती थी जिससे क्या, बच्चे शांत हो जाए। तो हमेशा ये सब चलता रहता था, यानी कि हसल बसल चालू रहता था स्कूल में। लेकिन जिस दिन फ्रांस लेट हो गया, जिस दिन आज की बात जो कर रहा है वो, जिस दिन लेट हो गया तब सब कुछ स्टिल था, यानी कि ऐसा कुछ उसको दिखा नहीं। तो वो एकदम से उसमें आ गया, थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया कि ये मैं कौन सी जगह आ गया हूँ, क्या मैं सही जगह पे आया हूँ, ये एकदम संडे जैसी क्वाइट मॉर्निंग कैसे लग रही है। जिस समय हसल बसल जो रोज होता रहता है, वो आज हमारा स्कूल इतना शांत कैसे है। तो वो चलते 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 आगे आया और उसने जो उसकी क्लासरूम की जो विंडो है उसमें से झांका। उसने देखा कि उसके सारे क्लासमेट आ चुके थे, सिर्फ वही एक लेट था। दूसरा उसने क्या नोटिस करा कि एम हैमल ऑलरेडी आ चुके थे एंड उनका जो मूड था वो कुछ खराब लग रहा था, और उन्होंने आयरन रूलर पकड़ा हुआ था, यानी स्टील का जो स्केल होता है ना, वो उन्होंने पकड़ा हुआ था अपने हाथ में दबा के। आगे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डरता है एंड उसने धीरे से दरवाज़ा खोला जिससे कोई देखे नहीं। लेकिन क्या होता है कि एम हेमल वहीं थे एंड स्टूडेंट्स भी वहीं थे, तो एम हेमल ने उनको देख लिया, उसको देख लिया एम हेमल ने। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, उसको सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, यानी कि आप सबको मालूम ही है कि मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था एंड मुझे शर्मिंदा भी होना पड़ा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट था। लेकिन एक बहुत ज़्यादा अनयूजुअल थिंग हुई। क्या हुआ, एम हेमल ने उसको कुछ डांटा नहीं, एम हेमल ने उसको देखा और वो सिंपल एकदम काइंडली पोलाइट आवाज में बोले, Go to your seat quickly, Francois. We were beginning without you. What's the matter with him today? कि क्या हम तुम्हारे बिना ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करने वाले थे, जल्दी से जाओ और अपनी प्लेस पे बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। एम हेमल ने जैसे ही उसको ये बोला तो वो खुशी के मारे एकदम जंप करके अपनी बेंच पे बैठ गया एंड उसके बाद उसने कुछ बोला नहीं। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize day. ये सब तो हुआ, उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद उसने क्या नोटिस करा,
कि आज जो हमारे टीचर हैं, जो एम हेमल हैं, वो कुछ अलग से लग रहे हैं। क्यों अलग लग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने यूजुअल ड्रेस नहीं पहनी थी, उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी वो अलग सी पहनी थी। क्या पहना था अब एम हेमल ने, हम वो देखते हैं। एम हेमल ने एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहना था, जिस पे फ्रिल वाली उन्होंने एक शर्ट पहनी हुई थी, फ्रिल वाली एक शर्ट पहनी हुई थी अंदर। फिर उनकी जो कैप थी वो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी, सिल्क की उन्होंने ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई थी, जिस पे ऑल एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी। उनकी जो कैप थी वो पूरी एम्ब्रॉयडरी वाली थी और ब्लैक कलर की थी। एंड ये सारे कपड़े वो कब पहनते थे? स्पेशली जब इंस्पेक्शन डे था या फिर जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था उनके स्कूल में, ये तभी पहनते थे। लेकिन आज तो ऐसा कुछ है नहीं, तब एम हेमल ने ऐसा क्यों पहना? इसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गया और वो सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने कुछ और भी चीजें नोटिस करी थी। Besides the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me the most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-corner hat, and the former mayor, the former postmaster and several other besides. यानी कि क्या बोल रहा है, ये चीज तो स्ट्रेंज थी। दूसरी स्ट्रेंज थिंग ये देखी मैंने कि लास्ट बेंचेस पे कौन बैठा था उनकी क्लास में? विलेजर्स बैठे थे, यानी कि उस गांव के जो लोग थे, बड़े बूढ़े जो लोग थे, वो बैठे थे उनके स्कूल के पीछे वाली बेंचेस पे, एकदम लास्ट बेंचेस पे। तो उसने थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दिया कि कौन कौन बैठा था। सबसे पहले तो उसने बताया एक ओल्ड हॉसर बैठा था जिसकी 3 कॉर्नर हेड थी, यानी कि जो हॉसर बैठा था उसकी 3 कोने वाली कैसी थी, कैप थी उसकी, इस टाइप की कुछ कैप थी। फिर कौन बैठा था? फॉर्मर मेयर बैठा था वहां पे। एंड थर्ड उसने किसको बताया? फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे थे। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओल्ड हॉसर, फिर उसकी 3 कॉर्नर वाली हेड थी। सेकंड कौन बैठा था? सेकंड बैठा था फॉर्मर मेयर एंड थर्ड फॉर्मर पोस्ट मास्टर। ये वाला भी एक पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि इसके जो टीचर थे एम हेमल ने क्या पहना था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आ सकता है। सेकेंडली ये कि कौन बैक बेंचेस पे बैठा था, तो 3 लोगों के बारे में फ्रांस ने बताया था। आगे पढ़ते हैं। एवरीबडी लुक सेड एंड हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर। हॉसर जो था, इन 3 में से जो एक करेक्टर था हॉसर, ओल्ड हॉसर, वो क्या लेके आया था? एक ओल्ड प्राइमर लाया था। ओल्ड प्राइमर क्या होता है? एक बुक टाइप की होती है, एक लैंग्वेज बुक होती है जिसमें शुरू से लेके एंड तक की सारी चीजें लिखी गई होती हैं उस लैंग्वेज के बारे में। एकदम डिटेल वाली जो एक बुक होती है वो थी। थर्न एट एजेस, यानी कि जो बुक थी वो साइड पे से, कॉर्नर पे से कैसी थी? एकदम मुड़ी तुड़ी सी थी, जो एकदम पुरानी सी लग रही थी। जैसे हमारे पुराने पेपर कैसे हो जाते हैं, यहाँ से एकदम फोल्ड से हो जाते हैं ना, मुड़ जाते हैं, उस टाइप की इसकी बुक हो गई थी। किसकी? जो बुक लेके आया था ओल्ड हॉसर, उसकी। और वो कौन सी बुक थी? ओल्ड प्राइमर थी। साइड में से वो मुड़ी तुड़ी सी थी। And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. यानी कि जो हॉसर था उसने अपनी बुक कहाँ पे रखी हुई थी? उसके नीज पे रखी हुई थी, खुली हुई थी बुक, और वहीं पे उसका हॉसर का एक स्पेक्टिकल्स रखा हुआ था बीच में, बुक के बीच में। ये उसकी बुक थी, ये 2 पेजेस, ये उसने अपने नीज पे रखी थी, यानी पैर पे रखी थी। एंड यहाँ पे उसके चश्मे थे, ओल्ड हॉसर के यहाँ पे चश्मे पड़े हुए थे। ये यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has came from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes today. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." इसके बाद क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब क्या हुआ? एम हेमिल ने अपनी कुर्सी खिसकाई थोड़ी और वो उठे। थोड़ी जेंटल टोन में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, चिल्ड्रन, ये तुम्हारा लास्ट लेसन होने वाला है। क्यों? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से एल्सास और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच अब से कोई नहीं पढ़ेगा। तो जर्मनी ने ऑर्डर दिया कि अब से एल्सास और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे। इसी की वजह से अब एम हेमल के बजाय कोई दूसरे टीचर आने वाले थे कल से,
जो कि उनको जर्मन पढ़ाएंगे, अब फ्रेंच नहीं पढ़ी जाएगी। इसी की वजह से वो बोल रहा था एम हैमल कि ये अब आपका लास्ट लेसन होने वाला है, एंड इसी की वजह से मैं आप सब बच्चों से चाहता हूँ कि आप फुल अटेंशन से पढ़ें जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि यह हमारा लास्ट लेसन होगा। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। अब फ्रांस को एकदम से धक्का सा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से यही सोचता था कि ये कितनी बोरिंग बुक्स है, मुझे नहीं पढ़ना, ये वो। अब उसके पास से जब वो सारी चीजें छिन गई, जब उसको एकदम से सदमा सा लगा कि ये क्या हुआ, अभी तक तो मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में एकदम कुछ मालूम ही नहीं है, और ये सब बुक्स अब मुझे मेरे ओल्ड फ्रेंड की तरह उसको लगने लगी। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। Oh, the wretches that was that they had put up at the town hall। अब उसको एकदम से लाइट हुई कि लगता है टाउन हॉल पे इस सब चीजों के बारे में ही लिखा था। टाउन हॉल क्या, जो हमने आगे पढ़ा, जो एक बोर्ड सा होता है, जो अभी हमने आगे पढ़ा था ना, जो एक बोर्ड सा होता है जिसमें बैड न्यूज लिखी हुई आती थी लास्ट 2 ईयर से। अब उसको लाइट हुई कि हाँ शायद यही सब कुछ लिखा होगा टाउन हॉल पे, और मैंने ध्यान नहीं दिया वहां पे। My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. यानी कि क्या, अब वो एकदम से पछतावा कर रहा है कि मेरी जो ग्रामर की बुक थी, मेरी हिस्ट्री की बुक थी, बाकी सारी जो बुक्स थी मैं उसको कोसता था, वो एक न्यूसेंस लगती थी मुझे। अब वो मुझे क्या ओल्ड फ्रेंड की तरह लग रही है मेरे। सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी। माय ग्रामर एंड माय हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। यानी कि उसको जो पहले उसको बुक न्यूसेंस लगती थी, अब उसको वो पुरानी दोस्त लगने लगी हैं। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all his ruler and how cranky he was। यानी कि अब एम हैमल की भी उसको बहुत ज्यादा याद आएगी। भले ही इससे पहले वो एम हैमल को पसंद नहीं करता था, वो थोड़े से गुस्से टाइप के थे, थोड़े से क्रैंकी टाइप के थे, लेकिन अब वो एम हैमल को भी मिस करेगा, और उनके लेक्चर्स प्लस उसकी जो बुक थी जो उसको पहले न्यूसेंस लगती थी, अब उसको भी वो सारी चीजों को मिस करेगा। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the villages was sitting there in the back of the room। अब उसको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि उन्होंने जो हमारे मास्टर हैं एम हैमल जो हैं, उन्होंने क्यों वो अलग से कपड़े पहने थे, वो फैंसी कपड़े पहने थे, एंड क्यों ओल्ड मैन यानी कि विलेजर्स उसके क्लास के पीछे बैक बेंचेस पे सब लोग बैठे हुए थे। अब उसको समझ में आने लगा धीरे धीरे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड गॉन टू स्कूल मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुलनेस सर्विस। वो सब लोग वो सब थैंक करने के लिए बैठे थे वहां पे, जो विलेजर्स थे वो सब थैंक यू के लिए बैठे थे, एंड उनको अपने कंट्री की रिस्पेक्ट शो करनी थी, इस सब की वजह से वो लोग वहां पे बैठे थे। अब वो क्या बोलता है, जो इनके मास्टर थे एम हैमल, इन्होंने 40 years यानी कि 40 साल तक इस स्कूल को, ये हमारा जो स्कूल था जिसमें वो पढ़ रहा था, उसने एम हैमल ने वहां पे सर्विस दी। 40 years तक उन्होंने वहां पे काम करा, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं हो पाएगा, अब इससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। While I was thinking of all this, I heard my name call. It was my turn to recite। एकदम से फ्रांस को ये उसकी आवाज सुनाई दी कि कोई उसका नाम बुला रहा है। फिर क्या होता है, एम हैमल जो थे, जो उसके टीचर थे, उसने फ्रांस को बुलाया। एम हैमल बोले कि फ्रांस अब तुम्हारी बारी है, जो मैंने होमवर्क दिया था ना पार्टिसिपल्स को रिसाइट करने का, अब तुम उसको रिसाइट करवाओगे। अब उसको एकदम से फिर से डर लगने लगा, क्योंकि उसने तो पार्टिसिपल्स रिसाइट ही नहीं करे थे, उसको तो एक सिंगल वर्ड भी नहीं आता था। फिर क्या होता है, Verb To be. to be. When the present participle follows the verb to be, it is Like an adjective. You know it. I never could learn that rule myself. it is It agrees like an adjective. it agrees like an adjective. And You don't have to go on, Francois. And do not blame yourself. It is we, the older ones, who are really at fault. Every day we've said to ourselves, we have plenty of time. We can do it tomorrow. That was a great trouble with France. She has put off learning her lessons until tomorrow.
Lessons far more important than the rule for the participle. And now it's too late. इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो एम हेमल है वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें स्कूल नहीं करूंगा लिटिल फ्रांस, मुझे मालूम है कि तुम कितना बुरा फील कर रहे हो, लेकिन अब ये जो पछता रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हम हर दिन ये बोलते रहते हैं कि हम कल करेंगे ये काम, कल करेंगे, एंड तुमने भी यही करा। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने तुम्हें अच्छी सीख नहीं दी, अच्छा मैंने तुम्हें सिखाया नहीं। अब तुम अगर बड़े भी होगे, तुम अगर बड़े हो जाओगे, कोई तुम्हें पूछेगा कि तुम फ्रेंच बोल के सिखाओ, तब तुम उसको सिखा भी नहीं पाओगे, तुम बोल भी नहीं पाओगे, लोग तुम्हें ताना कसेंगे। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये हम सबकी गलती है, हम सब लोग कल पे छोड़ देते हैं चीजों को। ये बात यहाँ पे बोली गई है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you work on a farm or at the mills as to have a little more money. तुम्हारे पेरेंट्स को भी इस बात का पछतावा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आई। तुम जब पढ़ते थे तुम्हें पढ़ने नहीं दिया तुम्हारे पेरेंट्स ने, इंस्टेड ऑफ उन्होंने तुम्हें फार्म भेज दिया। क्यों? क्योंकि तुम कुछ पैसे कमा लाते, इसकी वजह से। अब तुम्हें भी अफसोस होगा, मुझे भी होगा, और तुम्हारे पेरेंट्स को भी अफसोस होगा। यही होता है हमारे साथ कि जब टाइम निकल जाता है तब हम उसकी बाद में उस चीज़ की वैल्यू करते हैं। जब हमारे पास टाइम था तब हमने कुछ सीखा नहीं और तब हमने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। इसमें मेरी भी गलती है, सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स की नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हें पढ़ने के बजाय मेरा जो गार्डन है उसमें मैं तुम्हें फूल में पानी छांटने के लिए बोलता था इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। यानी कि तुम्हें पढ़ने के बजाय मैं तुम्हें दूसरा काम सौंप देता था मेरा, जो कि काम क्या था? एम हेमल के गार्डन में पानी छाटने का काम। इसकी वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा, एम हेमल भी बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे। एंड आई वॉज वॉन्टेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मैं फिशिंग करने के लिए भी चाहता था तब भी मैंने तुम्हें हॉलीडे दे दिया था। तो ये सब मेरी भी गलती है कि तुम्हें फ्रेंच बोलना, जो हमारी ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी, वो नहीं आ पाएगी। ये यहाँ तक होता है। यहाँ पे हमें कुछ मैप दिया है फ्रांस का, ये थोड़ा सा धुंधला है, ये अपने आप जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं इसको। आगे पढ़ते हैं हम कि फ्रेंच लैंग्वेज को क्या बोला गया है। सबसे ब्यूटीफुल एंड क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज बोली गई है, कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा क्लियर एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained. अब क्या होता है, एमएमएल जो होता है वो ग्रामर के जो लेसन थे वो सिखाते हैं सब बच्चों को, और फ्रांस को ये सारा कुछ समझ में भी आने लगता है। फ्रांस बोलता है कि क्या मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, वो पहले से इजी था, या फिर आज एम हेमल इतना अच्छा पढ़ा रहा है, या फिर मैं इतनी अच्छी तरह ध्यान दे रहा हूँ जिससे मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। अब उसको लगता है कि शायद एम हेमल इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब वो जाने वाला है, इसकी वजह से वो जितना अच्छा हो सकता है उतना वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब हम कभी मिल नहीं पाएंगे इसकी वजह से। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। इसके बाद उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल ने सारे बच्चों के लिए न्यू कॉपीज भी लाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी गई थी। रिटन इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सास, Alsace. They look like little flags floating everywhere in the schoolroom. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. अब उसने एक साउंड नोटिस करी, सब कुछ शांत था वहाँ पे, सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी। वो क्या थी? जो बच्चे वहाँ पे पेपर और पेंसिल पे लिख रहे थे, वो पेन की स्क्रैचिंग की आवाज़, यानी कि जब पेन से कुछ लिख रहे थे तो उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही थी, बाकी कुछ नहीं आवाज़ आ रही थी। बाकी पूरा जो सराउंडिंग था वो साइलेंट हो गया था एकदम। वन सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटिल वंस। फिर क्या होता है, वहाँ पे बीटल्स जो होते हैं, जो इंसेक्ट होता है वहाँ पे घूम रहा था, उसको भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने वो जो वर्क दिया था उसमें लगे रहे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। ऑन द रूफ द pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? Will they make them sing in German? Even the pigeons?
जो पिजियंस थे वो आवाज कर रहे थे रूफ पे, जो वहाँ के स्कूल की जो रूफ थी वहां पे वो आवाज कर रहे थे। तो फ्रेंड्स ने क्या सोचा कि जर्मन के जो लोग हैं क्या वो उनको भी जर्मन में सिंग करने का बोलेंगे, पिजियंस को भी। तो अब क्या होता है, एम हैमल जो थे वो एकदम शांत, एकदम मोशनलेस बैठे हुए थे, एकदम शांति से अपने चेयर पे बैठे हुए थे। वो धीरे धीरे हर एक चीज को देख रहे थे जो क्लासरूम से उनको दिख रही थी। वो कभी फैन को देख रहे थे, कभी बेंचेस को देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका वो लास्ट दिन था। वो हर चीज को एकदम अलग तरीके से देख रहे थे कि ये सब चीजें जो है, अब मैं उन सब चीजों को लास्ट टाइम देख रहा हूँ, अब मैं कभी भी देख नहीं पाऊंगा। तो ये सब फ्रांस भी देख रहा था और फ्रांस को बहुत ज्यादा अफसोस भी हो रहा था कि ये सब क्या हो गया है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। यहाँ पे वो बोल रहा है कि एम एम एल जो थे वो एकदम मोशनलेस बैठे हुए थे और 40 साल से उन्होंने सेम प्लेस पे यहीं पे नौकरी करी है। उनका गार्डन था, सामने क्लासरूम है, एकदम से सब कुछ कैसा सा चेंज हो गया है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक वर्क 12, यानी कि अब जो चर्च की क्लॉक थी उसमें से आवाज आई, जैसे कि बड़े बड़े जो वॉल क्लॉक नहीं होते थे पहले के, इस टाइप के घंटी वाले जो क्लॉक होते हैं, वो यहाँ पे अब 12 बज गया था। तो वो क्लॉक की आवाज एकदम से आई टंग टंग करके। देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। अब जो पर्शिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, वहां से वो काम खत्म करके वो वापस आ रहे थे। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। अब क्या होता है, एम हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उनका जो मुंह था वो एकदम सूख गया था, वो एकदम सोच में थे, वो बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करने लगे थे। Then he turned to his blackboard, took a piece of chalk and bearing with his all might, he wrote as large as he could, Vive la France. Long live France. ये चीज उन्होंने लिखी थी एम हेमल ने अपने ब्लैकबोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में। फिर क्या होता है, एम हेमल ने कुछ बोला नहीं अपने मुंह से, लेकिन उन्होंने एक गेस्चर करा, यानी कि उन्होंने एक इशारा दिया। वो खड़े तो थे ही, उन्होंने हैंड से ऐसे साइड में हैंड दिखाया, यानी कि क्या, स्कूल इज डिसमिस, यानी कि स्कूल का जो लेक्चर है वो खत्म होता है, अब आप सब बच्चे घर जा सकते हो। And all the works of ancient and eternal despotism. ये लेसन यहीं पे खत्म होता है हमारा। बहुत ही ज्यादा इमोशनल लेसन है। इस लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमारे पास जितना टाइम है, उस टाइम को अगर हम अच्छी तरह यूटिलाइज करें, उसी समय को अच्छी तरह उसी मोमेंट पे जिए, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमें फ्यूचर के लिए चीजों को नहीं टालना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे ही रिग्रेट होता है हमें कि हमारे पास जब टाइम था तब हमने ये चीज क्यों कंप्लीट नहीं करी। तो ये चीज हमें इस लेसन से सीखने को मिलती है। एंड इस लेसन में हम अगर देखें तो ये लेसन किस पे बेस है, पैट्रियोटिज्म पे बेस है। यहाँ पैट्रियोटिज्म तो यहाँ मैंने लिख दिया पैट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति। ये क्यों लिखा मैंने, ये आपको समझ में अब तक तो आ ही गया होगा। एक दूसरा थीम भी इसमें बन सकता है, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ दिया ही होगा नीचे की तरफ, कि उन लोगों ने जो अपनी लैंग्वेज थी उसको मिस कर दिया, अब वो सीख नहीं पाएंगे। ये भी इसकी एक थीम बन सकती है कि लूजिंग देयर मदर टंग। यहाँ पे नीचे दिया होगा, लेट मी स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पे दिया है थीम। थीम क्या है, द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ ए टेरिटरी बाय इट्स कॉन्कर्स बाय टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। यानी कि उन सब लोगों से, फ्रांस के जो लोग थे उन सब से उनका राइट छीन लिया, जो उनकी लैंग्वेज थी
वो बोलने का उनसे राइट छीन लिया। ये भी दुख यहाँ पे बताया गया है, ये इसकी थीम है। सब थीम भी क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर्स एटीट्यूड टू लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि स्टूडेंट्स को भी अफसोस हुआ, टीचर्स को भी अफसोस हुआ कि क्यों मैंने इतनी अच्छी तरह पढ़ाया नहीं बच्चों को, एंड स्टूडेंट्स को अफसोस ये हुआ कि क्यों मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया बाकी सारी चीज़ों में, एंड मैं अपनी लैंग्वेज भी नहीं सीख पाया। एंड आई होप आप सबको ये हमारा फर्स्ट लेसन जो था, जिसका नाम क्या है, लास्ट लेसन, व्हाट एन आयरनी तो ये हमारा लेसन खत्म हो चुका है। एंड आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट हो सो यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँ इन द नेक्स्ट वीडियो, so you can comment down below. And yeah, thanks for watching this video. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.